आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और पहली बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर हिट एंड रन मामले में आरोपी मनोज बैठा ने सरेंडर कर दिया है। बैठा ने मुजफ्फरपुर पुलिस के सामने देर रात सरेंडर किया। मनोज पर बोलेरो से 9 मासूमों को कुचलने का आरोप है। मनोज के मुंह में गंभीर चोटें हैं। उसे पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और मनोज बैठा ने सरेंडर कर दिया है और बताया जा रहा है कि उसके मुंह में चोट आई है। पीएमसीएच उसे भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चोट काफ़ी गंभीर है। और बड़ी खबर, 9 मासूमों के कत्ल के आरोपी मनोज बैठा का सरेंडर। और मुजफ्फरपुर पुलिस के सामने देर रात उसने सरेंडर कर दिया है। पीएमसीएच भेजा गया है मनोज बैठा। और बताया जा रहा है कि मुंह में उसे गंभीर चोट आई है। बैठा पर सवाल खड़े होते वो इशारे में जाएं, आप नीलमणि आगे जाएं। आप गाड़ी कौन जा रहा था मनोज की? गाड़ी कौन जा रहा था? चोट कैसे आई है बताइए। आपने शराब नहीं पी थी ना? या पी थी आपने शराब? आप शराब पीते हैं नहीं बताइए, बताइए चोट कैसे है? कितने शराब नहीं कहाँ थे आप शराब पीते हैं? मनोज बैठा जी कहाँ थे? साइड होइए बाएं कहाँ थे? 3 दिन कहाँ थे? 9 बच्चों की मौत हो गई। मनोज जी 3 दिन आप कहाँ छुपे हुए थे? बताइए। आपको अफसोस है? उस समय आपको कुछ पता चल पाया था जब घटना हुई थी? आपको चोट कैसे आई है बताइए। उसी हादसे में आपको चोट आई? चोट कैसे आई? तो जाहिर सी बात है मनोज बैठा कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। इशारों में उन्होंने बताया कि वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे थे। और कई ऐसे सवाल हैं जिस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। जाहिर सी बात है वो अपने फायदे के अनुसार ही फिलहाल बोलना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ संजय कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि गंभीर चोटें आई हैं मनोज बैठा को। और ये चोटें जो हैं साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। उन्होंने गमछे से जरूर ढक रखा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि गाड़ी वो चला रहे थे, लेकिन इशारों में उसने बताया कि गाड़ी वो नहीं चला रहे थे। और फिलहाल पीएमसीएच में उनका इलाज जारी है। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। और मुजफ्फरपुर हिट एंड रन मामले में आरोपी मनोज बैठा ने सरेंडर कर दिया है। और मुजफ्फरपुर पुलिस के सामने देर रात सरेंडर उसने किया। मनोज पर बोलेरो से 9 मासूमों को कुचलने का आरोप है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या इसी मामले में, इसी घटनाक्रम में उन्हें चोट आई है, तो उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और फिर शराब को लेकर भी उनसे कुछ सवाल पूछे गए, जिस पर उन्होंने इशारे में जवाब दिया कि वो शराब नहीं पीते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि 3 दिन से वो गायब कहाँ थे, क्या कर रहे थे, अभी सरेंडर क्यों किया, इसके पीछे का क्या कारण है। तो तमाम बिंदुओं पर पत्रकारों ने सवाल पूछे, लेकिन नपा तुला इशारों में जवाब मनोज बैठा ने दिया है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। 9 मासूमों के कत्ल के आरोपी मनोज बैठा ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। लेकिन देर क्यों हुई सरेंडर करने में, ये एक गंभीर मसला है। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी रही, इस पूरे मामले पर मनोज बैठा इशारे में ही बात करते रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शराब पीने वाले मामले में जब आपने सवाल किए तो उन्होंने नाम में इशारा किया। गाड़ी वो चला रहे थे तब उन्होंने नाम में इशारा किया। लेकिन कई बातें, जैसे कि 3 दिन वो कहाँ थे, 3 दिन बाद सरेंडर क्यों किया, इस सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना इशारा किया। क्या मतलब है इसका, और क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? बिल्कुल विवेक, देखिए मनोज बैठा ने अपने नफे नुकसान के आधार पर जो उनकी प्रतिक्रिया थी वो जाहिर की है। और निश्चित तौर पर अब ये पूरा मामला जांच की जद में है। और जैसे जैसे इस पूरे मामले की पुलिस जांच करेगी तब सारी सच्चाई खुलकर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल मनोज बैठा पर एक गंभीर आरोप, 9 मासूम बच्चों की मौत का ये आरोप। और जाहिर सी बात है जो चोटें आई हैं वो इस बात की पुख्ता गवाह है, इस बात के सबूत हैं कि कहीं ना कहीं मनोज बैठा उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। भले ही वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो गाड़ी खुद ड्राइव नहीं कर रहे थे, ड्राइवर जो था वो उस वक्त गाड़ी में मौजूद था। हालांकि उन्होंने कहा कि वो शराब नहीं पीते हैं, एक बड़ी बात कही उन्होंने। बहरहाल अब जांच का ये विषय है और जांच होगी। और पीएमसीएच में वो पहुंचे हैं, 3 दिनों तक वो कहाँ थे इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन सबसे बड़ी नाकामी पुलिस की, जब मनोज बैठा चाहते हैं वो सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद पुलिस जो है वो कार्रवाई के लिए सामने आती है,
तो आखिरकार इतने दिनों तक पुलिस क्या कर रही थी? मनोज बैठा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? उन्होंने सरेंडर किया, यानी वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक चल रहे थे, और जब सरेंडर किया उन्होंने, उसके बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले में तत्पर हुई है। फिलहाल उन्हें इमरजेंसी से, चूंकि उनके सर में चोटें आई हैं, जो मुंह है उसमें भी चोट आई है, और अब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है और फिलहाल वो डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है। जी विवेक। संजय, ये जरा बताइए कि शराब पीने के कितने देर बाद उसका असर, या फिर उसे चेक किया जाए तो रिजल्ट जो है वो निगेटिव मिलता है? क्योंकि 3 दिन बाद सरेंडर इन्होंने किया, आप शान से कह रहे हैं कि शराब नहीं पीते हैं, गाड़ी नहीं चला रहे थे, तो क्या कुछ डॉक्टरों से आपकी बातचीत हो पाई है? जी देखिए, डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, चूंकि अब ब्रेथ एनालाइजर से इस बात की पुष्टि नहीं हो सकेगी कि वो एडिक्ट है कि नहीं, शराब पीते हैं कि नहीं, लेकिन अब ब्रेथ एनालाइजर के अलावा जो दूसरे ऑप्शन है वो ब्लड सैंपल है। ब्लड सैंपल के आधार पर जांच होगी कि क्या वाकई में वो शराब पीते हैं। और घटना के दिन, चूंकि 24 फरवरी का ये वाकया है और आज 28 फरवरी हो गया है, और 4 दिनों के बाद ये घटना हुई है। विवेक, इस वक्त हमारे साथ उसी घटना में एक बच्ची के घायल पिता है, जो बच्ची घायल हो गई थी, उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके 4 जो भतीजे और भतीजी थे उनकी मौत हो गई है इस दुर्घटना में। वो इस वक्त पीएमसीएच में क्या बच्ची का इलाज चल रहा है आपका? हाँ, इलाज चल रहा है, होश आया है उसको, सही धीरे धीरे हो रहा है। हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि मेरा बच्ची एक बचा हुआ है, वो बच जाए सुरक्षित से। 4 भतीजी, एक भतीजा दर पे मर गए, और 4 भतीजे की डेथ हो गई थी। हाँ, 4 भतीजे की डेथ हो गए थे। बच्ची अभी कहाँ एडमिट है आपकी? इमरजेंसी में है। क्या नाम है बच्ची का? चांदनी खातून। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद अंसारी। शाहिद जी, ये बात भी सुनने में आई थी कि आप जब पीएमसीएच लेकर पहुंचे थे, उसके बाद जो दवा थी वो बाहर से आपको खरीदनी पड़ी थी, ऐसी भी बात थी क्या? वो लाए थे एक मरतबा, तो सब दवा वापसी करवा दिए, उसके बाद हमको मेडिकल से सब दवा मिल गई। क्यों लानी पड़ी दवा? इन्होंने असमर्थता जाहिर की थी क्या दवा देने में? नहीं, दवा जैसे कि एक दवा और मिला, और 1-2 कम था दवा, तो हम लाए खरीद के, तो वो भी दवा वापसी करवा दी। इलाज कैसा चल रहा है पीएमसीएच में बच्ची का? हाँ, इलाज सही चल रहा है अभी। बेहतर इलाज? हाँ, बेहतर इलाज है। पहले से सुधार है? हाँ, सुधार है पहले से। मनोज बैठा गिरफ्तार हुआ समर्पण के बाद, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारा प्रतिक्रिया है कि 9 बच्चे के मौत हो गया, जिसमें 5 बच्चे मेरा घर का वहीं पे दर पे मर गया, 4 सहनी का बच्चे वहीं पे मर गया, और मेरा घर के 2 भाई, 1 लड़की हॉस्पिटल में है। 2 भाई मेडिकल में है मुजफ्फरपुर, 1 यहाँ पटना। अब क्या चाहते हैं? मनोज बैठा की गिरफ्तारी हो गई है समर्पण के बाद, अब आप लोग उम्र कैद हमारा चाहता, सरकार से अपील है, उम्र कैद उसको होना चाहिए। उम्र कैद? हाँ, उम्र कैद होना चाहिए। कि वो आप उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे जब घटना हुई थी, तो आप कहाँ थे उस वक्त? घटना हुई थी उस वक्त हम बाजार से काम करके लौट रहे थे। उसी वक्त मैंने गाँव में ही थे? गाँव में ही थे। ये कह रहे हैं कि मैंने शराब नहीं पी रखी थी और गाड़ी मैं नहीं ड्राइव कर रहा था, आपको क्या जानकारी? नहीं, मेरा जो वहाँ के लड़की जो घवाइल है वो बोल रहा था कि शराब पी के गाड़ी चला रहा था, वो अपना खुद चला रहे थे। वो मनोज बैठा ही चला? हाँ, मनोज बैठा ही चला। चोटें भी आई हैं अभी देखने को मिल रहा है वहाँ पे। चोट ये बिल्कुल होश में थे, वहाँ के लोगों इनको नुका करके, छुपा करके इनको रख दिया। आपको लग रहा है कि मनोज बैठा फिलहाल झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहे हैं मनोज बैठा, ये पी करके गाड़ी चला रहे थे। और सबसे पहले एक बूढ़ी का धक्का मारा, उसको पैर टूट गया, जो मेडिकल हॉस्पिटल में है। एक बूढ़ी को मार कर धक्का, बचाने के चक्कर में 20 लड़कियां रोड के साइड में खड़े थे स्कूल पार करने के लिए, और वो बूढ़ी को मार कर इस साइड करके पूरा बच्चे के लाइने में घुसा के सबको ठोक दिए। देखिए विवेक, ये एक गार्जियन है जो अपनी बच्ची चांदनी का इलाज पीएमसीएच में करा रहे हैं, और ये अब चाहते हैं कि जो कानून है अब वो इस मामले में सजा निर्धारित करे, और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम नहीं चाहते हैं, क्योंकि 9 मासूम बच्चों की मौत का सवाल है, और 9 अगर घरों के चिराग इस कदर बुझ गए हों तो जाहिर सी बात है जो अभिभावक है, जो गार्जियन है, उनकी पीड़ा सहज ही। संजय, हॉस्पिटल की जरा बात कर लेते हैं। क्या मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में सुविधा नहीं है? क्यों पीएमसीएच इन्हें भेजा गया रेफर? क्या इस पूरे मामले पर पीड़ित परिजनों पर कुछ प्रेशर भी आने की उम्मीद है? क्या होगा? दोनों एक ही जगह पर हैं। इन्हीं से एक सवाल करते हैं, आप बताइए, मुजफ्फरपुर में इनका इलाज नहीं करके इनको पटना रेफर किया गया, और तुरंत अभी इमरजेंसी में आए थे, थोड़ी देर के बाद इनको जनरल वार्ड में, यानी क्रिटिकल कंडीशन नहीं, तो इलाज तो मुजफ्फरपुर में भी हो सकता था। एकदम इलाज मुजफ्फरपुर में हो सकता था, और पुलिस लोग ने गिरफ्तार इनको नहीं किया, वो सही थे। गिरफ्तार उसी वक्त करना चाहिए। उन्होंने सरेंडर किया तब गिरफ्तारी? हाँ, सरेंडर किया तब जाके। कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर पुलिस फेल्योर है इस मामले में, लगता है आपको? ये है विवेक, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल, आपने सही कहा कि क्या इलाज एसकेएमसीएच में नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी वो 4 बजे मुजफ्फरपुर से चले थे, 5:15 बजे के करीब वो मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचते हैं। इमरजेंसी में काफ़ी देर तक बैठे रहे वो, उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ, CT स्कैन वगैरह किया गया, एक्सरे किया गया,
और उसके बाद उन्हें जनरल वार्ड में, अभी से थोड़ी देर पहले जैसा कि हम लोगों ने दिखाया, एक्सक्लूसिव विजुअल भी था अपने पास, उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी लाचारी नहीं थी पुलिस के सामने, या फिर चूंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है। क्या पीड़ित के जो परिजन है, पुलिस भी प्रेशर में, पीड़ित के जो परिजन है, जो इस लड़की के पिता हैं, उन्हें इस बात का डर है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उन्हें प्रेशराइज किया जाएगा, क्योंकि पैठा का उस हॉस्पिटल में रहना कहीं ना कहीं एक प्रेशर खुद ब खुद क्रिएट करेगा और जनरल वार्ड में उसे ला दिया गया, यानी कोई भी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है सभी जांच के बाद। तो उनसे जरा जानिए कि कोई प्रेशर में है, आप प्रेशर में हैं तो उसे आप बोल सकते हैं। स्टूडियो सवाल है, हमारे एंकर हैं विवेक, वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके से के लिए भेज दिया गया, इस जनरल हो जाते हैं, वो भले ही वो कैमरे से चलिए, तकनीकी खामियां आ रही हैं, लेकिन सवाल तो बिल्कुल वाजिब है कि आखिर मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में बैठा का इलाज क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, मेडिकल चेकअप करा दिया गया, फिर यहीं जनरल वार्ड में क्यों डाल दिया गया है। मुजफ्फरपुर में भी इलाज चल सकता है। जब आत्मसमर्पण कह सकते हैं, जब सरेंडर उन्होंने मुजफ्फरपुर में किया, तो आखिर पीएमसीएच लाने का क्या मतलब है, और क्या मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं होता है, वहाँ अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, तभी इन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया, क्या मसला था। और क्या पीएमसीएच में अगर मनोज बैठा का इलाज चलेगा तो उन परिवारों का क्या होगा, उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उनके समर्थकों की तरफ से, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। हालांकि 9 मासूमों की मौत के बाद परिजन जो हैं वो परेशान जरूर हैं इस बात को लेकर कि इस पर फैसला क्या होगा। उम्र कैद से कम सजा मंजूर नहीं है कि आप उम्र कैद से कम मनोज बैठा को सजा हो। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो परिजन हैं, वो ये जरूर कह रहे हैं कि गाड़ी मनोज बैठा चला रहे थे। हालांकि पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि गाड़ी वे नहीं चला रहे थे, उन्होंने शराब नहीं पी रखी थी। तो आखिर 3 दिन बाद इन्होंने सरेंडर क्यों किया, मुजफ्फरपुर में ही क्यों किया। अगर मुजफ्फरपुर से आप कहीं बाहर थे तो कहीं बाहर किसी और थाने में आप सरेंडर कर सकते थे। आप मुजफ्फरपुर में ही आपने सरेंडर किया, वहां आपका इलाज नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक थे जब आपने सरेंडर किया। उसके बाद 2 लोग आपको कंधे के जरिए पकड़कर हॉस्पिटल की तरफ लाते हैं, आप अचानक मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद आपकी जांच पीएमसीएच में चलती है, तब तक आप ठीक रहते हैं, और अचानक जब आपको जनरल वार्ड में भर्ती कराया जाता है, वहां शिफ्ट किया जाता है, तो आप फिर से एक्टिव हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो कई तरह के सवाल हैं और जांच के दायरे में पूरा विषय है। और खगड़िया में गोगरी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक व्यक्ति की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम ओली मियां बताया जा रहा है और मृतक का रामपुर में नया घर भी बन रहा था और शाम में वहीं अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गोगरी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और अपराधियों का सुराग लगाने में जुट गई। हालांकि अभी तक हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 8 शातिर अपराधियों को हथियार और लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 6 पिस्टल, 9 कारतूस के साथ 2 गाड़ियां और 53,000 रुपए कैश जब्त किए गए और इनकी गिरफ्तारी अहियापुर और करजा थाना इलाके से हुई है। गिरफ्तार अपराधी पूर्व से कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। जिनके पास से एक पिस्टल, 4 गोली, 3 मोबाइल और एक उनके सत्यापन पर एक पिकअप वैन की रिकवरी हुई है। इनके द्वारा अहियापुर थाना क्षेत्र और अगल बगल के कई एरिया में लूट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया है। एक बड़ी उपलब्धि सरैया पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में हुई है। इसमें 5 अपराधकर्मियों को 5 हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह इनमें से 4 अपराधकर्मी मोतिहारी के रहने वाले हैं और एक मीनापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन लोगों के द्वारा इसमें स्वीकार किया गया है कि ये लोग घूमकर अलग अलग जिलों में लूट और छिनतई की घटनाएं करते हैं। और बेतिया में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के भिकना ठोरी जंगल में बाघ ने एक व्यक्ति पर हमला बोल दिया। वहीं बाघ के हमले में एक अन्य व्यक्ति ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि गौनाहा प्रखंड के दोबाट गांव के 2 व्यक्ति जंगल में झाड़ काटने गए थे और इसी दौरान बाघ ने दोनों पर हमला बोला। भिकना ठोरी एसएसबी और रेंज कार्यालय के कर्मियों ने किसी तरह घायल को नरकटियागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे बेतिया रेफर कर दिया। तो हम कहनी कार देख रहा था
खड़िया गई हम ताले भागल आयल हमरा लगे। तब हम बहुत कोशिश करनी आगे हमरा लगे गिर गई। बहुत कोशिश करनी ओकरा के लियावे लेकिन ना। और गया में नगर निगम के वार्ड संख्या 3 की वार्ड पार्षद और कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष लाजू देवी को हिरासत में लिया गया है। वार्ड पार्षद पर आरोप है कि वो ड्रग का कारोबार करती थी। लाजू देवी के साथ उनकी 2 सगी बहनों को भी हिरासत में लिया गया है। सभी से डेला थाने में पूछताछ जारी है। एसपी के नेतृत्व में चल रही पूछताछ में लाजू देवी ने कई खुलासे किए हैं। उनके आधार पर कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में क्या कुछ मिला है, इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों ने देने से मना किया है। सूत्रों से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक वार्ड पार्षद के घर से 300 पैकेट नशीला पाउडर बरामद किया गया है। महागठबंधन के दौरान साथ साथ चलने वालों के रास्ते आज अलग अलग दिख रहे हैं। दरअसल बिहार बजट सत्र के दौरान एक तरफ आरजेडी मनोज बैठा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सदन के भीतर हंगामा करते दिखे, लेकिन अब तक साथ रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के इस हंगामे से दूरी बनानी ज्यादा बेहतर समझा और सदन के भीतर आरजेडी के विरोध ने कांग्रेस ने खुद को दूर रखा है और इस पर आरजेडी का कहना है कि वे ये लड़ाई अपने दम पर लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की माने तो जरूरी नहीं है कि हर मामले पर आरजेडी के साथ खड़े रहें। अरे कोई के सपोर्ट कहला की जरूरत नहीं है भाई, अपना बात अपना रखिए, कांग्रेस अपना बात रखे, हम लोग अपना बात रखते हैं। मदद चाहिए ना, मदद कौन सी का मदद, हम अकेले तैयार हैं, हम अकेले दबाने वाला सरकार को तैयार है। हर मुद्दे पे एक साथ खड़ा रहना कैसे संभव होगा? जो विधायिका का नियम है, जो कार्य प्रणाली है इसकी, उसको भी तो देखना पड़ता है। देखिए सदन कुछ गरिमा से चलती है, सपोर्ट और विरोध की बात नहीं है। और रिलायंस जियो ने दुनिया के सभी मोबाइल ऑपरेटरों को पछाड़ते हुए बेस्ट मोबाइल सर्विस का अवार्ड अपने नाम किया है। स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में ग्लोबल मोबाइल अवार्ड 2018 में जियो ने बेस्ट मोबाइल ऑपरेटर सर्विस अवार्ड पर कब्जा किया है और साथ ही जियो डिजिटल लाइफ की खास सर्विस जियो टीवी ने बेस्ट मोबाइल वीडियो कंटेंट का अवार्ड भी अपने नाम किया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और जियो का टेक्नोलॉजी पार्टनर सिस्को ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के ग्लोबल मोबाइल अवार्ड 2018 में ये दोनों अवार्ड अपने नाम किए हैं। आपको बताएं कि ग्लोबल मोबाइल अवार्ड मोबाइल इंडस्ट्री के लिए ऑस्कर की तरह है। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना है।